आज हम बात करेंगे यूपीएससी, एसएससी और आरबीआई के बारे में। इन तीनों में आपको पता होगा कि राजभाषा हिंदी से रिलेटेड पोस्ट आती हैं, रिक्रूटमेंट आती हैं, और जब वो रिक्रूटमेंट होती हैं तो तीनों ने किस प्रकार से प्रोसेस किया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल उठाते हैं यूपीएससी, ईएसआईसी और ईपीएफओ। इन दोनों में यूपीएससी ने इन दोनों में जेटीओ की पोस्ट भरने के लिए 2023 में इन्होंने नोटिस निकाला था। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और आपने जो कमिटमेंट की थी वो कौन सी हवा में, कौन से देश में, कौन से ग्रह पे चली गई, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए इसके लिए थोड़ा पीछे हम चल लेते हैं ये जानने के लिए। देखो, ईएसआईसी का जो नोटिस है वो यूपीएससी की वेबसाइट पे आया था 13 जनवरी 2023 में, जहाँ पे 76 वैकेंसी थी जेटीओ की। इसके बाद में कुछ महीने बाद इन्होंने 23 जून 2023 को नोटिस निकाला 86 वैकेंसीज का, जो जेटीओ की थी ईपीएफओ में। तो इन दोनों को इन्होंने आगे जाके क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद इन्होंने ये कहा कि इन दोनों का एक ही पेपर होगा, एक ही डेट को होगा। तो जहाँ पे आपको दो अवसर मिल रहे थे, यानी आपने ईएसआईसी में भी अप्लाई कर दिया, आपने ईपीएफओ में भी अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या है कि अगर ये दोनों रिक्रूटमेंट अलग अलग होती तो आपको दो चांस मिलते कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हो सकता है कि ईएसआईसी में आपके कमियाँ ज़्यादा आती और ईपीएफओ में आपके ज़्यादा या कम आते, ऐसा हो सकता था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये गड़बड़ की। तो ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को इंडिया में हुआ था। 15 सेंटर्स में होते तो इंडिया में ही है, वैसे हम आपको सेंटर्स बता रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे फिर इन्होंने ईपीएफओ का इंटरव्यू कंडक्ट कराया अगले साल। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू क्यों हुआ, इस पे भी हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। ये हुआ था 19 से 23 अगस्त 2024 में। इसके बाद ईएसआईसी का इंटरव्यू हुआ 2 से 13 सितंबर 2024। ठीक है। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया ईपीएफओ का आ गया 19 सितंबर 2024 को, और ईएसआईसी का फाइनल रिजल्ट इनके वेबसाइट पे आ चुका था 10 अक्टूबर 2024 को। चलिए, यहाँ तक हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। अब हमारे जो सवाल है उनके जवाब हमें कहीं नहीं मिले हैं, और जवाब क्या देने इनको चाहिए। देखिए, सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है, ये जो रिटन टेस्ट था इन्होंने कंबाइन इसको क्यों किया। जहाँ पे एक कैंडिडेट को दो चांस मिल रहे थे, उस चांस की ऐसी की तैसी करके इन्होंने एक चांस उसको बना दिया। उसके बाद में फिर इन्होंने इंटरव्यू अलग अलग करे। अगर आपको एक ही रिक्रूटमेंट बनानी है तो इंटरव्यू भी एक साथ कर देते, उसके बाद ये भरते। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी अनफेयर चीज़ हुई। दूसरी जो सबसे ज़्यादा अनफेयर चीज़ थी वो थी, इंटरव्यू जूनियर लेवल पोस्ट पे होते ही नहीं है, और ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर था। तो 2016 में प्रधानमंत्री ने जो जूनियर लेवल की जो पोस्ट है उनमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू कराया। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद फिर हम आते हैं आगे, जो फाइनल मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के अब तक नहीं आए हैं। 2026 के 3.5 महीने बीत चुके हैं। तो वो कहाँ हैं, कब आएंगे, इसकी कोई भी यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे हैं। आगे फिर सबसे बड़ी चीज़ बहुत ही अनफेयर जो हमें लगी, वेटिंग लिस्ट 1000 बार निकाल चुके हैं, और यहाँ पे ईपीएफओ की अब तक वेटिंग लिस्ट आई है। शायद ईएसआईसी की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अगर नहीं आई है तो जल्दी आने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पे क्यों नहीं आ रही, वो कंसर्न्ड जो आपका डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे क्यों आ रही है। और पांचवा हमारा सवाल है, चलो वेटिंग लिस्ट आप निकाल रहे हो, कहीं पे भी निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, तो उनके जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्यों नहीं आ रहे। सीधे हमारे पास ये जो पीडीएफ हम डाउनलोड करते हैं उसमें आते हैं कि 10 कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, 15 कैंडिडेट्स को बुला लिया। भाई कौन से हैं वो कैंडिडेट्स, उनके कितने मार्क्स है, कुछ तो पता होना चाहिए ना बंदे को। तो यूपीएससी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन काम जितना बड़ा नाम है उससे भी ज़्यादा छोटा इन्होंने यहाँ पे काम किया है जेटीओ के लिए, ईएसआईसी और ईपीएफओ में जो जेटीओ की रिक्रूटमेंट है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं ये डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंटरव्यू एट लोअर लेवल पोस्ट। ये फाइल नंबर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डीओपीटी का ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जिनको हमने हाईलाइट किया है। बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट मैनर की, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है ही हैज़ एम्फेसाइज। किसने एम्फेसाइज किया है, प्रधानमंत्री ने। उन्होंने साफ साफ कहा है
कि भाई ऑनलाइन प्रोसेस होगा और उसमें जो है आपका ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी। और आगे कहते हैं डिसकंटिन्यू इंटरव्यूज एट द जूनियर लेवल पोस्ट एट ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। आप सबको पता होगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट आती है उसमें लिखा होता है ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ग्रुप सी में भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा और ग्रुप डी में तो इंटरव्यू का कोई सवाल ही नहीं है। और आगे लिखा है ऑल इक्विवेलेंट पोस्ट। तो यहाँ पे इसका सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए, वो यूपीएससी भाई कैसे दे सकता है, समझ से बाहर है। आगे फिर यहाँ पे कहते हैं ऑल द एडवर्टाइजमेंट फॉर फ्यूचर वैकेंसीज विल बी विदाउट इंटरव्यू एज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 1 जनवरी 2016 से जो भी रिक्रूटमेंट आएंगी वो बिना रिक्रूटमेंट के आएंगी इन कैटेगरीज की पोस्ट के लिए। अब चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो, अटैच्ड ऑफिस हो, सबऑर्डिनेट ऑफिस हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, पीएसयू में भी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सवाल है यूपीएससी के लिए, ईपीएफओ के लिए, ईएसआईसी के लिए। भाई अगर आपको इतना ही वो था तो आप अपनी भर्ती जो है एसएससी से करा लेते, किसी और चिंदी डिपार्टमेंट से करा लेते। आगे क्या कहते हैं, इंटरव्यूज विल बी डन अवे इवन इन केसेस वेयर द सिलेक्शन वर मेड प्योरली ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यहाँ पे कहते हैं कि इंटरव्यू के बेसिस पे जो की जाती थी आपकी भर्तियाँ, उनको भी यहाँ पे इन्होंने इस पे भी सवाल उठाए हैं। और इन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू बेसिस पे की जाती थी उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है, जो स्कीम है सिलेक्शन प्रोसेस की, उसको भी आपको रिवाइज करना है। आगे कहते हैं जैसे आपने देखा होगा इसरो में स्किल टेस्ट होता है, आरआरबी में स्किल टेस्ट होता है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर क्यों होता है, यहाँ पे इस वजह से होता है। ये अब तक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी किसका बाप बन गया भाई जो इसको फॉलो नहीं कर रहा। स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, दे में कंटिन्यू हाउएवर। एक शर्त इन्होंने रखी, दीज टेस्ट विल ओनली बी क्वालिफाइंग नेचर, इनको फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने तो भैया सब कुछ करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या आपका बवाल काटा गया है 2 साल में, कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे कहते हैं मैटर हैज़ ऑल्सो बीन टेकन अप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़। तो वो भी आपको अगर देखना है तो उसकी भी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट लगाई, आप ये देख सकते हो। तो ये हमारे सवाल थे कुछ, किन से, यूपीएससी से। तो शायद हमें पता नहीं जवाब मिले भी या नहीं। अब हम आगे चलते हैं और भाई आगे आते हैं हमारा जो इनका ईपीएफओ में आप देख सकते हो 86 वैकेंसी आई थी, लेकिन 84 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया था। यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी थी, अगर इनको याद हो तो, यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि मार्क्स ऑफ इंटरव्यूड कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है उनके मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स एटसेट्रा विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस और विद इन 30 days विच एवर इज लेटर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 30 दिन हो चुके हैं फाइनल रिजल्ट को, लेकिन अब तक ठन ठन गोपाल बने बैठे हैं। सेम इन्होंने लिखा था यहाँ पे ईएसआईसी के लिए, जहाँ पे 76 वैकेंसीज थी, उनके लिए 75 कैंडिडेट्स को इन्होंने यहाँ पे नॉमिनेट किया था और उनके लिए भी सेम बात लिखी थी। लेकिन अब तक कट ऑफ शायद आ चुकी है, लेकिन अब तक भाई उनके जो मार्क्स हैं वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता और कोई माई का लाल इनसे सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको इतना अवेयर होना चाहिए। आप इतने एजुकेटेड हैं, आप इतनी तैयारी करते हो, इनको फीस देते हो, इतना आपको तंग करते हैं, और उसके बाद अगर आपको इतना भी ना जानने का मौका मिले तो आप समझ लो कि आपको किस लेवल तक काटा जा रहा है और क्या आपकी इम्पोर्टेंस है। आगे चलते हैं और अब आते हैं भैया हमारे जो सबसे ये बड़े योद्धा हैं भर्तियों के मामले में, वो है एसएससी सीएचटी 2025। भाई हमारा सवाल है कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म्स एंड फाइनल वैकेंसीज कहाँ हैं, अब तक क्यों नहीं आए हैं। 11 अप्रैल 2026 हो चुका है, जबकि आपका एग्ज़ाम हुआ था शायद 14 दिसंबर को। तो ये बहुत ही शर्मनाक यहाँ पे बात है। बात करें अगर हम 2018 की, उस टाइम पे क्या होता था, आपका पेपर 2 होने के बाद पेपर 2 का रिजल्ट आता था। 2022 से क्या होने लगा है, पेपर 2 होने के बाद आपके ऑप्शन फॉर्म आते हैं।
तो जो भी पेपर 2 के बाद अगला प्रोसेस है हमने वो काउंट किया है। तो 2018 में लगे थे 101 दिन, 2019 में लगे थे 120 दिन, 2020 में लगे थे 165 दिन, और 2022 में फिर ऑप्शन फॉर्म आने लगे, वो मिशन मोड था। इसलिए आप देख सकते हो जो 101, 120, 165 जा रहा था, अगली बार इस हिसाब से 200 के आसपास होना था। लेकिन मोदी साहब ने डंडा दिया हुआ था एसएससी को कि मिशन मोड में सब कुछ ठोक दो, सारी वैकेंसी भर दो। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाई, सबसे पहले जीएचटी का रिजल्ट निकाला 44 दिन में, और ये रिकॉर्ड रहा है 2022 तक। हमेशा जिस भी करंट ईयर की रिक्रूटमेंट होती है उसमें जीएचटी का सबसे पहले रिजल्ट आता था। लेकिन फिर रिकॉर्ड आपके टूटने लगे 2023 से। 2023 में इन्होंने 53 दिन बाद निकाला, शायद उस टाइम सीजीएल का रिजल्ट आ चुका था। उस टाइम भी मिशन मोड था, इसलिए 44-53 कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 60-70 तक भी हम नहीं मानेंगे। लेकिन 2024 में आप देख सकते हो 72 दिन हो गए और ये बन गया आपका मिशन इम्पॉसिबल मोड। क्योंकि ना तो कोई पीएम पूछने वाला, ना कोई सीएम पूछने वाला, ना कोई प्रेसिडेंट पूछने वाला, साला जो मर्जी है वो करो। और 2025 की बात करें तो इतना टाइम ले चुके हैं, लगभग 120 दिन हो चुके हैं, और ये मिशन मंगल मोड लग रहा है। मुझे लग रहा है साइकिल लेके मंगल पे जा रहे हैं, और जब मंगल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद आपके ऑप्शन फॉर्म आएंगे, और जब मंगल से वापस धरती पे आएंगे अगर जिंदा हुए तो फिर आपका आएगा फाइनल रिजल्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसे कमीशंस के ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए और कैंडिडेट्स को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जीएचटी के हो और आप ट्विटर पे कैंपेन करने लगे। ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आना पड़ता है अगर आपको कुछ मुद्दा उठाना है, कुछ हाईलाइट करना है तो। और ट्रेंडिंग में आने के लिए उसमें चाहिए आपको मास लेवल पे। तो मास लेवल पे आपसे बस की नहीं है तो आप दूसरे कैंडिडेट्स के साथ एकजुट हो जाएं, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एकता में शक्ति है और अकेले में आप समझ ही गए होंगे। आगे कहते हैं भाई, अब हम आपको दिखा देते हैं जीएचटी और सीएसटी में पेपर 1 से फाइनल रिजल्ट तक कितना टाइम लगा, कौन से ईयर में। 2022 में देखो मिशन मोड था, इसलिए 131 दिन लग गए। 2023 में 138 दिन लग गए। लेकिन 2024 में आप देखो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 229 डेज। कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। कहाँ तुम 131, 138 इन दिनों में कर रहे थे, तो इस पैटर्न पे देखे तो 150 दिन ले लेते, 160 दिन ले लेते। लेकिन यहाँ पे 229 डेज, भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। मतलब आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी की ज़िंदगी वेस्ट हो रही है, कोई साला डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किसकी ज़िंदगी पे क्या हो रहा है। एटलीस्ट चलो ठीक है, आप पूरी दुनिया का ठेका नहीं उठा सकते, लेकिन जिसका ठेका उठाया है उसको तो पूरा करो। जिस रिक्रूटमेंट के आपने फॉर्म भरवाए हुए हैं, पैसे लिए लोगों से, इतना उनको तंग किया है, उसका तो कुछ आपको करना चाहिए। और 2025 में अगर आप देखो तो 242 दिन हो चुके हैं, अब तक कुछ अता पता नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। आगे अब हम आपको दिखाने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा। इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2025 में इनकी रिक्रूटमेंट आई थी। नोटिस आया था 11 जुलाई 2025 को, रिटन टेस्ट हुआ था अगस्त में, और रिजल्ट आपका रिटन टेस्ट का आ चुका था 30 अक्टूबर को। उसके बाद इंटरव्यू हुआ नवंबर में, और फाइनल रिजल्ट भी नवंबर में ही आ गया 26 नवंबर को। यहाँ पे आप टाइम देखो तो भाई आप देख सकते हो 102 दिन में, ये 102 दिन में इन्होंने सब कुछ कर दिखाया। हम वहाँ पे पेपर 1 से फाइनल रिजल्ट गिन रहे हैं, तब जाके इतने दिन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस से लेके अगर आप काउंट करते हो तो सिर्फ 102 दिन में आपकी कहानी पूरी हो रही है। ये भी तो काम कराते हैं। आगे चलते हैं 2026 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 में 6 फरवरी को इनका नोटिस आ गया, और मार्च में आपका एग्ज़ाम हो गया रिटर्न। अब अप्रैल के लास्ट या फिर मई में आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद में जून में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, या फिर मई एंड तक, और जून में ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 3.5 महीनों में ये अपना सब कुछ करके ख़त्म करके बैठ जाते हैं, मज़े करते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं। लेकिन वहीं बात करें कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स की तो लानत है। ये देखो, नाम बड़े दर्शन खोटे, वो वाली चीज़ याद आ रही है। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतने कैंडिडेट्स की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर उनको नौकरी नहीं देनी, साफ पल्ला झाड़ो और जाओ अपने घर, करो काम।
लेकिन इस तरह से किसी की लाइफ में अफरा तफरी मचाना, किसी को स्ट्रेस देना, किसी को डिप्रेशन देना, हमारी जॉब लगी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी ये सब देख के इतना गुस्सा आता है कि आगे कह नहीं सकते कुछ। खैर चलो देखो कब क्या होता है, हम तो बस आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियो बनाई थी। और अगर इससे आपको कोई आइडिया मिलता है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, वहाँ तक पहुँचा सकते हो, तो उनके कानों में कुछ करो ताकि उनको कुछ सुने, उनके दिमाग पे कोई असर पड़े और वो आपका रिजल्ट वगैरह कुछ निकालें।